Hello everyone, welcome in our channel Competition Conservatory. So today we are going to discuss हम अगले 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश के हैं। एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों में काम आएंगे। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चंस। डेफिनेटली इनमें से 70% तो मान लीजिए 50 to 70% आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं वही क्वेश्चन सिलेक्टेड लेके आया हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फेयर। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। सच बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब इसके चारों ऑप्शन आप देख ले। फर्स्ट है इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है आपको अलग अलग दो सेंटेंसेस को सेम मतलब निकालते हुए बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इफ यू स्पीक ट्रूथ यू नीड नॉट फियर, दो सेंटेंसेस बने हुए हैं। सेकंड देखिए स्पीक द ट्रूथ एज वेल एज यू नीड नॉट फियर। ठीक है, थर्ड है अनलेस यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। अब इनमें से चौथा है नन ऑफ दीज, कोई नहीं सही है। इनमें से देखिए कौन आपका सही लग रहा है। तो हमारे ये तीनों सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में है लेकिन ग्रामेटिकली गलत हैं कहीं ना कहीं पे। तो हम लोग तीसरा वाला देखते हैं अनलेस यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि अनलेस का यूज होता है जब तक नहीं। इसका मतलब क्या निकलेगा, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। झूठ जब तक नहीं बोलोगे तब तक डरने की जरूरत नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। दिस वन इज रॉन्ग। दूसरा देखते हैं स्पीक द ट्रूथ एज वेल एज यू नीड नॉट फियर। सच बोलो एज वेल एज, साथ ही साथ यू नीड नॉट फियर। तो साथ ही साथ ये भी नहीं हो सकता। इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर, अगर आप सच बोलोगे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आया सभी को। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और पिछले के हिसाब से 62 पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ लीजिए। चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टेल मी योर बर्थ प्लेस। टेल मी योर बर्थ प्लेस, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, ग्रामेटिकली सही मतलब आपका निकलना चाहिए, सेम मतलब निकलना चाहिए। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। टेल मी वेयर यू बियर। टेल मी वेयर यू बियर, ये तो गलत लग रहा है। टेल मी द प्लेस विच मेक्स यू बॉर्न। टेल मी द प्लेस विच मेक्स यू बॉर्न। समझिए, आप प्लेस आपको पैदा थोड़ी कर सकता है। टेल मी द प्लेस विच मेक्स यू बॉर्न, ये भी बिल्कुल गलत है, दोनों गलत हैं। ठीक है, थर्ड वन इज टेल मी वेयर यू वर बोर्न। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। टेल मी वेयर यू वर बोर्न, आप कहां पैदा हुए थे। तो थर्ड वन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन। आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको एक में कंबाइन करके बनाना है और जिनका सेम मतलब निकलना चाहिए। सेंटेंसेस कौन से हैं? ही वॉज अरेस्टेड, आई हर्ड द न्यूज, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये तीन सेंटेंसेस हैं, इनको आपको कंबाइन करना है, वन में बनाना है, एक सेंटेंस में बनाना है। तो पहला वाला देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज अरेस्टेड वॉज ही as he heard the news when I went to the police station। ये तो उल्टा का पुल्टा है, सब्जेक्ट कुछ है और पुलिस स्टेशन में गया, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड वन hearing the news that he was arrested I went to the police station। hearing the news that he was arrested, हाँ ये न्यूज सुनकर कि वो अरेस्ट हो गया है, I went to the police station, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पे देखिए बोथ आर करेक्ट बोथ आर रॉन्ग, ये तो नहीं हो सकता, तो सेकेंड वन इज राइट। ऐसे वाले जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला गलत है दूसरा सही है,
तीसरे में क्या दे रखा है, बोथ आर करेक्ट। अगर ये दोनों सही होते तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, थर्ड वन। ठीक है, अगर ये दोनों गलत होते तो हम फोर्थ ऑप्शन लगाते थे, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, अभी क्या दूसरा वाला सही था, इसलिए हमने सेकंड वाले ऑप्शन पे लगा दिया, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या 34th पे आते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन। ये भी कंबाइन करने हैं। देखिए, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही कुड स्कार्सली स्टैंड, मतलब है वह इतना थका हुआ था, वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। ठीक है, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही कुड स्कार्सली स्टैंड। ठीक है, इसको कंबाइन करना है। चलिए पहला वाला देखते हैं, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। ठीक है, ही वॉज क्वाइट सो टायर्ड, यहाँ पे क्वाइट भी लिखा है, सो भी लिखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, दोनों लगा दिए। चलिए, तो यहाँ पे पहला वाला आपका सही सेंटेंस है, ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था, दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। ठीक है, यहाँ पे हमने दैट से इसको जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, दोनों सही तो नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत भी नहीं, पहला वाला सही है, तो पहला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट वन इज या ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए बताइए, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। जी हाँ, दोनों फ्यूचर के टेंस में एक सेंटेंस कहा गया है, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो पहली चीज समझ लीजिए, जब कभी भी एक साथ में दो फ्यूचर के सेंटेंसेस दिए हों, ठीक है, तो हम एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसके हिसाब से कौन सा बना हुआ है। ओके, द फर्स्ट वन, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। इफ ही कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई शैल हेल्प हिम फ्यूचर इंडेफिनिट, सही है। इफ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम, दोनों फ्यूचर में है, बिल्कुल गलत है, ये गलती कभी मत करना। अगर दो सेंटेंस फ्यूचर में दिए हैं तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट, ये चाहे जहां पर हो हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, इफ ही इज कमिंग आई एम हेल्पिंग हिम। ये तो कंटिन्यूअस में चला गया, अगर वह आ रहा है तो मैं उसकी मदद कर रहा हूं। ठीक है, फोर्थ इज नन ऑफ दिस, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या यू राइट अ लेटर टू अप्लाई फॉर अ जॉब। You write a letter to apply for a job, to make a complaint, to order goods to the editor of a newspaper, to ask for an appointment, to ask for information, to make a booking or to invite someone. Such letter is known as। अगर आप एक लेटर लिखते हो, एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक लेटर लिखते हैं, या फिर एक कंप्लेंट करने के लिए आप कोई लेटर लिखते हैं, या फिर कोई चीज ऑर्डर करने के लिए, या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप कोई लेटर लिखते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट पूछने के लिए, या फिर कोई जानकारी जानने के लिए आप कोई लेटर लिखते हैं, तो वो किस चीज, मतलब कौन सा लेटर जाना जाता है। जैसे लेटर्स लिखे हुए हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग, आप बताइए। ऑफिसेज में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये सारे ऑफिसेस के काम है ना। हम अगर कोई लेटर लिखेंगे तो या तो इस ऑफिस में, या इस ऑफिस में, या इस ऑफिस में, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल लेटर। ठीक है, सारे फॉर्मल काम है। आपको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्मल लेटर लिखना है, इनफॉर्मल थोड़ी लिखेंगे। इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम घर में यूज करते हैं, दोस्तों से यूज करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है, तो अगर हम इनके लिए कोई भी लेटर लिखते हैं, सच लेटर इज नोन एज फॉर्मल लेटर। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Our next question is 68th is, what is the meaning of SAE? आप लेटर लिखते हैं, लेटर के ऊपर एक चीज लिखी जाती है SAE। आपके LT ग्रेड में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, इसलिए लेटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SAE? चलिए बताइए, इसका फुल फॉर्म बताना है। स्टैम्प्ड एड्रेस्ड इनवेलप। ठीक है, जिसपे स्टैंप लगा हो कि किसने भेजा है। ठीक है, SAE का वो मतलब, या सून एसेस इनवेलप, या फिर बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग।
बताइए आप कौन सा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट वन होगा स्टैम्प्ड एड्रेस्ड एनवेलप, जिस पे हम लोग मुहर लगा के भेजते हैं कि किसके द्वारा आया है, स्टैंप लगा हुआ होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है। एड्रेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसका मेन एड्रेस लिखा, एड्रेस मतलब है किसके द्वारा वो दिया जा रहा है, उसकी स्टैंप लगी हुई है, स्टैंप एड्रेस्ड एनवेलप, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में SAE। तो फर्स्ट वन इज अवर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द डायलॉग। ओके, आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। यहां पे देखिए कन्वर्सेशन दी हुई है, यू हैव टू कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन बाय गिविंग द राइट ऑप्शन। चलिए फर्स्ट देखिए, राम कुछ कह रहा है। राम, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट द दलाल स्ट्रीट? कौन सा बेस्ट रास्ता है दलाल स्ट्रीट जाने का? श्याम बोला बाय अंडरग्राउंड, आई थिंक अंडरग्राउंड होके जाएंगे, आई थिंक तो आसान पड़ेगा। राम बोला इज इट द शॉर्टेस्ट वे? क्या ये सबसे छोटा रास्ता होगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं? अब श्याम ने क्या कहा ये आपको ऑप्शन में बताना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला, यू कैन गो एज स्लोली एज यू लाइक, आप जितना धीरे जाना चाहें चले जाएं, ठीक है। दूसरा है टेक द बस, बस कर लो। थर्ड इज द फास्टेस्ट वन, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। चलिए बताइए कौन सा हो सकता है। राम ने कहा क्या यह सबसे आसान तरीका है? तो श्याम ने कहा जी हां, सबसे फास्टेस्ट। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? थर्ड वन, द फास्टेस्ट वन, ठीक है। तो अवर राइट आंसर इज द फास्टेस्ट वन। कन्वर्सेशन के हिसाब से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। कौन सा सही तो सारे लिखे होंगे, लेकिन इसमें क्या हमको करना है, जब कभी भी कोई डायलॉग भरने को आएगा, कन्वर्सेशन के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है उस पे जाना है, ठीक है। तो द फास्टेस्ट वन इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या इट इज फ्रॉम डायलॉग से ही लिया गया है, डायलॉग के बारे में पूछा गया है। डायलॉग इज फिक्शन इज बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स। ये एक फिक्शन है, और फिक्शन में क्या है वो आपको ऑप्शन से देखना है। बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स के बीच में अब क्या होता है उसको डायलॉग बोलते हैं। तो पहला बताइए, देखिए वर्बल एक्सचेंज, अ नॉन वर्बल एक्सचेंज, अ म्यूट कन्वर्सेशन, या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा बताइए, जब कोई आपस में डायलॉग बोल रहा है तो कैसे बोलेगा? हम लोग ऑप्शंस देख के पता लगा सकते हैं। अ म्यूट कन्वर्सेशन, म्यूट मतलब क्या है? चुपचाप, ऐसी कोई कन्वर्सेशन करेगा डायलॉग जब बोले जाएंगे? म्यूट कन्वर्सेशन नहीं हो सकता ना। सेकंड देखिए नॉन वर्बल एक्सचेंज, तो क्या हम नॉन वर्बल बोलते हैं, सिर्फ इशारों में बातें करते हैं? डायलॉग जब बोलते हैं तो नॉन वर्बल एक्सचेंज तो नहीं होता है, तो क्या होता है? अवर्बल एक्सचेंज। जब कोई भी डायलॉग बोला जाता है तो हम लोग वर्बल मतलब शाब्दिक एक्सचेंज करते हैं, हम शब्द बोलते हैं डायलॉग के माध्यम से और सामने से उससे रिसीव करते हैं। तो दिस इज व्हाट अ वर्बल एक्सचेंज। डायलॉग इज फिक्शन इज अ वर्बल एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लिटरेचर पोर्शन भी स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, आ गया। After a long gap of 50 years, it was revealed that he was a compromising choice for the Nobel Prize. He was chosen as the best out of the bad lot. Who is he? बताइए वो कौन है ऐसे जिनको द बेस्ट आउट ऑफ बैड लॉट कहा गया है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी आप कह सकते हो इसको। 50 साल बाद इसको एक इंस्टीट्यूट के द्वारा डिस्कवर किया गया कि, अच्छा मैं इसका ऑप्शन आप लोग पहले बताएं इसमें कौन सा हो सकता है। स्टीनबेक, हेमिंगवे, हाइथ्रॉन और गोल्डिंग, कौन से हो सकते हैं? आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 50 ईयर इट वॉज रिवील्ड दैट ही वॉज अ कंप्रोमाइजिंग चॉइस फॉर द नोबेल प्राइज। 2012 में आई थिंक डिस्कवर किया गया था। जी हाँ बताइए।
50 साल बाद एक इंस्टीट्यूट द्वारा डिस्कवर किया गया कि जो हमारा ऑप्शन इसमें फर्स्ट वाला सही है, स्टीनबेक। स्टीनबेक एक ऐसे राइटर हैं जिनको 2012 में नोबेल प्राइज मिला। मतलब उनको ये पता चला 2012 में, इनको मिला नहीं, ये तो बहुत पुराने राइटर हैं। 2012 में एक इंस्टीट्यूशन द्वारा ये रिवील किया गया कि इनको नोबेल प्राइज के लिए उस साल नॉमिनेट किया गया। और क्यों किया गया? बिकॉज ही वॉज द बेस्ट आउट ऑफ बैड लॉट। मतलब जितने लोग थे उनमें मुश्किल था चुनना कि इस बार किसको दिया जाए, कि कोई भी अच्छा नहीं था। आप समझिए, कोई भी अच्छा नहीं था। तो अंधों में काना राजा, समझ रहे हैं ना? मतलब उस साल कोई भी इतना अच्छा नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से इनको चूज किया गया था, स्टीनबेक को, नोबेल प्राइज के लिए। इसलिए इनको कहा जाता है द बेस्ट आउट ऑफ द बैड लॉट। मतलब जो बैड लॉट थी उनमें से जो बेस्ट था उसको ये प्राइज दिया गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज। आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 50 ईयर जब आ जाए कि किसको नोबेल प्राइज दिया गया, तो और ये लाइन याद रखिएगा, द बेस्ट आउट ऑफ बैड लॉट। तो बैड लॉट में से बेस्ट स्टीनबेक थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, लिटरेचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारी स्टोरीज हैं उसमें, लेकिन पूरा इतिहास है। आप जितनी लंबी स्टोरीज पढ़ते चले जाएंगे पूरी हिस्ट्री है। चलिए, सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम ऑफ डोने। इनमें से कौन सी इनकी पोएम नहीं है? आपको ये बताना है इनकी पोएम कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए, पहली दी हुई है, दूसरी, तीसरी एंड फोर्थ वन इज द गुड मोरो, द एक्सटैजी, द एमरिटी एंड द कॉलोनाइजेशन। इनमें से कौन सी पोएम जॉन डोने की नहीं है? नहीं है, आपको नहीं है पे फोकस करना है। 3 तो उनकी है, एक नहीं है। बताइए कौन सी है ऐसी जो उनकी पोएम नहीं है? चलिए देखिए, फर्स्ट वन द कैनोनाइजेशन, ये जॉन डोने के द्वारा लिखी गई है। द कैनोनाइजेशन ये इनके द्वारा की गई है। एमरिटी इनकी रचना नहीं है, ये जॉन डोने द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा है? द सेकेंड वन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। और ये सोनेट साइकिल में से लिया गया है, मतलब ये एक सोनेट की तरह है। और इसको जॉन डोने के द्वारा नहीं लिखा गया है। द एक्सटेसी जॉन डोने की है, द गुड मोरो भी जॉन डोने की है, और द कॉलोनाइजेशन भी जॉन डोने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, next is at what time do sleepless lovers awake in the rape of the lock? जो the rape of the lock जो राइटिंग है, इसमें एक लाइन आई है, द स्लीपलेस लवर्स। स्लीपलेस लवर्स अवेक किस टाइम में होते हैं? मॉर्निंग में उठते हैं, नून में उठते हैं, इवनिंग में उठते हैं, या नाइट में उठते हैं? चलिए बताइए आप लोग। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। स्लीपलेस लवर्स, ये उनको कहा गया है स्लीपलेस लवर्स जो जिनको नींद नहीं आती है, जगते रहते हैं। ठीक है, फिर वो जब रात भर जगेंगे तो दिन में कब उठेंगे? वही एक्सप्लेन किया गया है द रेप ऑफ द लॉक में, जिसके बारे में आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। जी हाँ, यहां पे नून आएगा। ठीक है, नून। बेसिकली स्लीपलेस लवर्स अवेक इन द नून। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 74। जी हाँ, ये क्वेश्चन है, ही इज द साइंटिस्ट क्लासिक। बहुत ही फेमस लाइन है। दिस इज अबाउट ग्रे। जॉन ग्रे के बारे में कहा गया है। हु सेज, कहा किसने है?
ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है किस, ये देखिए इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। ही इज द साइंटिस्ट क्लासिक, ये दिया होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट ग्रे, यहां पे तो दे दिया ये किसके बारे में है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके बारे में है, ठीक है, तो ऑप्शंस बदल जाएंगे। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है दिस इज अबाउट ग्रे हु सेज, किसने कहा है, तो ये आप लोगों को बताना है किसने कहा है, जॉनसन, जॉनसन, अर्नोल्ड या नन ऑफ दीज, बताइए किसने कहा है। ही इज द साइंटिस्ट क्लासिक। हाँ, जॉनसन्स पे सबकी निगाहें जा रही हैं, लेकिन जॉनसन्स भी 2 दिए हुए हैं। हाँ, सैमुअल जॉनसन ने कहा है, लेकिन सैमुअल दिया नहीं है यहाँ पे। सैमुअल जॉनसन ने ये चीज कही है, लेकिन ये ध्यान रखिए जॉन, JOHN, जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ये वाला जॉनसन, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने अबाउट थॉमस ग्रे के बारे में कहा था, ही इज द साइंटिस्ट क्लासिक, मतलब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट क्लासिक, मतलब ये इसलिए कहा था, क्लासिकल जो चीजें वो लिखते थे उन्होंने कम लिखी, लेकिन वो इतनी अच्छी और इतनी फाइनेस्ट लिखते थे ना, इसलिए उनको कहा गया कि ये बिल्कुल एक साइंटिस्ट क्लासिक हैं। सैमुअल जॉनसन ने कहा था थॉमस ग्रे के बारे में, ठीक है। सैमुअल जॉनसन 18th सेंचुरी के राइटर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो ब्राउनिंग मैरिड, ब्राउनिंग ने किससे शादी की, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इन्होंने किससे शादी की थी, ठीक है। अब देखिए राइटर तो पढ़ने हैं, उनकी शादियां भी पढ़नी है और उनकी बीवियों के नाम भी पता होने चाहिए, और किसी ने तो बहुत ज्यादा शादी की तो सारी बीवियों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ब्राउनिंग मैरिड, किससे मैरिज की थी उन्होंने, एलिजाबेथ बैरेट, अ बेटर नोन ड्रामाटिस्ट। एलिजाबेथ बैरेट जो ड्रामाटिस्ट के नाम से जानी जाती थी, क्या इनसे की, एलिजाबेथ बैरेट अ बेटर नोन पोएट, एलिजाबेथ बैरेट अ बेटर नोन म्यूजिशियन, या नन ऑफ दीज, बताइए। जी हाँ, बताइए कौन सा आंसर आपका सही लग रहा है इसमें। देखिए, ब्राउनिंग ने जिनसे शादी की थी तो इन्होंने 1846 में मैरिज की थी, और मैरिज की थी, नाम तो एलिजाबेथ बैरेट ही था, लेकिन वो कौन थी, शी वॉज नॉट अ ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट तो नहीं थी वो, ठीक है, म्यूजिशियन भी नहीं थी, शी वॉज अ बेटर नोन पोएट, बहुत अच्छी पोएट थी, पोएट वो बहुत अच्छी थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जिनसे ब्राउनिंग की शादी हुई थी, शी वॉज अ ग्रेट पोएट, बहुत अच्छी पोएट थी। इनका जो फेमस पोएट है सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज, इस नाम से बहुत फेमस इनका एक सोनेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी फाइंड्स 40 notebooks and some loose sheets in a locked chest. When she reads the poems, she becomes obsessed with them so deeply that she wishes to get them published. She takes the help, but unfortunately, due to a feud, the complete publication of Dickens' poetry remains unpublished for more than half a century. Finally, her poetry sees the light of the day. Who is she here? ठीक है, यहां पे किसकी बात की जा रही है, किसने ये जो 40 नोटबुक्स थी, नोट्स थे, इनको किसने पब्लिश करवाया, तो हु इज सी, किसकी बात हो रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बताएं, ये बात हो रही है यहाँ पे लाविनिया डिकिंसन की, ठीक है, लाविनिया डिकिंसन की बात हो रही है। इनकी बहन की डेथ हो जाती है, सिस्टर की, और शी फाइंड्स 40 नोटबुक्स, 40 नोटबुक्स मिली थी, और सम लूज शीट्स इन अ लॉक्ड चेस्ट। अब यहाँ पे लॉक्ड चेस्ट लिखा है, तो चेस्ट का मतलब यहाँ पे सीना नहीं है, यहाँ पे चेस्ट का मतलब है बॉक्स, संदूक, ठीक है। एक संदूक में इनको ये चीजें मिली थी। व्हेन शी रीड्स द पोएम्स, जब इन्होंने पढ़ा तो ये बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई, कितनी अच्छी पोएम्स है, मुझे पब्लिश करवाना चाहिए।
हालांकि इनकी सिस्टर ने इनसे कहा था कि इनको आप जला देना मेरे मरने के बाद में, लेकिन ये उनको पढ़ने के बाद जला नहीं पाई। सोची कि इतनी अच्छी लिखी हुई राइटिंग्स हैं, इनको पब्लिश करवाना चाहिए। तो कुछ इनकी हाफ पब्लिश हो गई थी, हाफ डिकिंसंस की पोएट्री रिमेन्स रह गई थी, अनपब्लिश रह गई थी, लगभग आधी सेंचुरी तक अनपब्लिश रही, उसके बाद फाइनली पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे बात हो रही थी लाविनिया डिकिंसन की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ जाओ भैया। जी हाँ, our next question is wants appears in Larkin's poetry collection। जो wants है ये लार्किन्स की पोएट्री के किस कलेक्शन में अपीयर होता है? ठीक है, ये बताना है आपको। द नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव्ड 1955, द वाइट सन वेडिंग्स, या फिर हाई विंडोज। ये आपको आंसर देना है, किस में अपीयर होता है वांट्स। चलिए बताइए। जी हाँ, कौन सा आंसर सही होगा? द नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव्ड, द वाइट सन वेडिंग्स, हाई विंडोज। तो आवर राइट आंसर इज या द लेस डिसीव्ड। 1955 में ये राइटिंग आई थी जिसमें वांट्स अपीयर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is, he has worked as a lecturer of English at Quillen and Belgium. He has taught the Maharaja Sayajirao University in Baroda for 8 years. He joins the University of Chicago as an assistant professor. He is associated with various universities in Chicago. He begins the South Asian Studies program. He is awarded the Padma Shri. His essay 300 Ramayanas, 5 examples and 3 thoughts on translation has become controversial over the issue of the inclusion in the BA syllabus of the Delhi University. He portrays the idea of Ram and Sita as sibling, which is quite opposite of the पॉपुलर वर्जन ऑफ द रामायण। दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट। ये किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया? ये बातें किसके बारे में है? जी हाँ, आपको ये तो पता चल गया होगा कि इतनी सारी चीजें हैं रामायण के बारे में, तो कोई इंडियन ही होगा। चलिए, तो इंडियन में इसमें देख लीजिए कौन हो सकता है। जी, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। A.K. रामानुजम, निसिम एजेकाइल, आयंगर, या फिर जयंता महापात्रा। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपको बताना है। जी, तो ये बात जो कही गई थी ये हमारी A.K. रामानुजन के बारे में कही गई थी। ठीक है, A.K. रामानुजन जो थे उन्होंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है शिकागो में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और इनकी जो फेमस कह सकते हैं राइटिंग है, हिज एसे 300 रामायणास। 300 रामायणास में इन्होंने 5 एग्जाम्पल ऑफ थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन। इसमें जो कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था वो क्या था कि इन्होंने राम और सीता को सिबलिंग्स दिखा दिया था, भाई बहन के रूप में दिखा दिया था। इसलिए ये चाहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, बीए के सिलेबस में इसको पढ़ाया जाए। तो ये काफी जो है पॉपुलर हो गया था, इसमें विवाद हो गए थे, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और अपोजिट काफी लोग इसके क्वाइट अपोजिट कैरेक्टर दिखा दिए थे, इसलिए काफी इस पे विवाद हुए थे। तो आप समझ लीजिए ये थे A.K. रामानुजन। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, एक्सप्लेन करके पढ़ते रहिएगा समझ के। द कंप्लीट नेम ऑफ डेरेक वॉलकॉट इज। डेरेक वॉलकॉट का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, देख लीजिए। सर डायरेक्ट एल्टन वॉलकॉट, सर डायरेक्ट एल्टन वॉलकॉट, सर डायरेक्ट डेल्टन वॉलकॉट,
सर डायरेक्ट वॉल्टन वेलकॉट, क्या इनका नाम है पूरा? जी हाँ, बताइए। डायरेक्ट वेलकॉट लूसिया के फेमस राइटर हैं, ठीक है, और इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? सर डायरेक्ट एल्टन वेलकॉट। एल्टन नहीं है, ठीक है, एल्टन वेलकॉट, सर डायरेक्ट एल्टन वेलकॉट। द फर्स्ट वन इज अवर राइट आंसर। अब ये इनके बारे में अगर कुछ बातें हम जानना चाहें तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 में, ठीक है। ही इज अ नोबेल प्राइज विनर राइटर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी हाँ, 81। कॉन्फ्रेंस मैकेथ आ फुल मैन, एग्जैक्ट मैन, इंटेलिजेंट मैन, रेडी मैन क्या थे? चलिए बताइए। लिटरेचर से क्वेश्चन है ये। जी हाँ, तो कॉन्फ्रेंस मैकेथ आ आगे आपको फिल करना है। देखिए, ये फ्रांसिस बैकन ने अपने निबंध में, अपने फेमस निबंध में कहा था। फ्रांसिस बैकन ने, इनका निबंध था, निबंध ऑफ स्टडीज में लिखा था, रीडिंग मैकेथ अ फुल मैन, ठीक है। अगर यहाँ पे रीडिंग की बात होती, रीडिंग मैकेथ तो यहाँ पे फुल आ जाता, ठीक है। इसके बाद था कॉन्फ्रेंस मैकेथ अ रेडी मैन, ठीक है, एंड राइटिंग मैकेथ अ एग्जैक्ट मैन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। कॉन्फ्रेंस अगर आया हुआ है तो कॉन्फ्रेंस मैकेथ अ रेडी मैन। आवर फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसिस बैकन ने कहा था, एडिसन इज एसोसिएटेड विद, हाँ, एडिसन जो है किस क्लब से एसोसिएटेड थे? जी, आप लोगों को बताना है। चॉकलेट आप लोग कैसी खाते हैं? देखो, कुछ लोगों को डेयरी मिल्क पसंद है, कुछ लोगों को किटकैट पसंद है। तो एडिसन इज एसोसिएटेड विद, एडिशन को किटकैट पसंद है। तो यहां पे देखिए कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, मॉक क्लब, सटायरिकल क्लब, किटकैट क्लब, नॉन ऑफ दीज। देखिए, एडिसन जो थे इज एसोसिएटेड विद किटकैट क्लब। आवर थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई प्रेफर ओपन हार्टेड स्टील with all his faults to addition with all his essays। ये किसने कहा है? यहाँ पे लाइन दी हुई है, नीचे राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं कि किसने ये कहा है। तो बताइए। आई प्रेफर ओपन हार्टेड स्टील्स, स्टील एक नाम है, विद ऑल हिज फॉल्ट्स टू एडिशन, यहाँ पे ये नाम है राइटर का, विद ऑल हिज एसेज, ये किसने कहा है बताना है आपको। चलिए बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास में। ली हंट ने कहा है, लॉन्ग ने कहा है, रिकेट ने कहा है, या फिर हडसन ने कहा है, हुडसन सॉरी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जी हाँ, ये जो लाइंस हैं ये कही गई हैं ली हंट के द्वारा, ठीक है। अब आंसर इज ली हंट, इनके द्वारा कही गई हैं। आई प्रेफर ओपन हार्टेड स्टील विद ऑल हिज फॉल्ट्स टू एडिशन विद ऑल हिज एसेज। मैं इन लोगों को एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम वेयर हैज द एसे टाइट कॉर्नर्स बीन टेकन? टाइट कॉर्नर एसे जो है वो किस राइटिंग से लिया गया है? गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड रिसीविंग, गिविंग एंड शेयरिंग, नन ऑफ दिस। बताइए कौन से राइटिंग से टाइट कॉर्नर्स को लिया गया है? जी हाँ, बताइए। जी हाँ, तो फ्रॉम वेयर हैज द एसे टाइट कॉर्नर्स बीन टेकन, ये जो एसे है टाइट कॉर्नर्स, ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? गिविंग एंड टेकिंग। गिविंग एंड टेकिंग एक राइटिंग है जिससे ये लिया गया है। और ये जो एक घटना है, ये घटना ऐसी है कि एक घर की नीलामी हो रही होती है, उस पे ये एसे आधारित है। हास्यपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है
मजाकिया ढंग से कि वो उसकी बोली तो लगा देते हैं, एक अच्छी बोली लगा देते हैं उस घर की, और उस पैसे तो होते नहीं उनके पास में। तो हास्यपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया था। फाइनली वो बच जाते हैं क्योंकि उससे ज्यादा बोली कोई उनसे लगाकर उनसे ज्यादा पैसे में वो चीज खरीद लेता है उस चीज को। तो उस पे ये आधारित एक ऐसे है। तो ये कहाँ पे आता है? गिविंग एंड टेकिंग में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I spent all my spare time reading him. I learning him by heart, knowing no one to whom I could speak of what I thought or felt. I used to reflect how wonderful it would have been to know him, and to wonder whether I should meet any live human being with whom I should feel so much sympathy. Bertrand Russell writes this in his autobiography. Who is the person referred here? किस पर्सन के बारे में रिफर कर रहे हैं? ठीक है, बर्ट्रैंड रसल ये किस पर्सन के बारे में कह रहे हैं वो हमको बताना है। चलिए बताइए किसके बारे में कह रहे हैं। और फर्स्ट ऑप्शन इज कीट्स, सेकंड इज शेली, थर्ड इज बायरन एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। बताइए ये किसके बारे में कह रहे हैं? जी हाँ, रसेल ये कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट शेली। शेली के बारे में ये कह रहे हैं, पर्सी शेली। ठीक है, इन्होंने जो रसेल थे 15 साल की उम्र में गलती से शेली की एक पोएम पढ़ी और उससे ये बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, ये हाईली प्रभावित हुए उससे। उनका कहना था कि शेली एक सजातीय आत्मा है। मतलब वो उनसे बात करते थे क्योंकि जब वो खाली समय में अपने रहते थे तो उनकी कविताएं पढ़ते थे और उन कविताओं से एक इमेजिन करके वो साथ में जीते थे। ठीक है, इसलिए रसल ने शेली के बारे में ये लिखा हुआ है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है, चलती बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिचर्ड राइट हैज रिटन। रिचर्ड राइट ने कौन सी राइटिंग, इसमें कौन सी रचना लिखी हुई है? 12 मिलियन वाइट वॉइसेस, 12 मिलियन ब्लैक साउंड्स, 12 मिलियन ब्लैक इमेजेस, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। ठीक है, तो इन्होंने ब्लैक वॉइसेस लिखी हैं, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। अभी देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ब्लैक साउंड्स भी दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन यहीं से होगी। ब्लैक साउंड दिया हुआ है, आपका आंसर है ब्लैक वॉइसेस। यहाँ पे व्हाइट वॉइसेस भी दिया हुआ है, ओनली टॉक अबाउट ब्लैक वॉइसेस। ठीक है, जो इनकी रचना थी रिचर्ड राइट द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है? 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर तो हम लोग बाद में ढूंढेंगे उसमें। जी हाँ, वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, वॉट आई हैव बीन स्ट्राइविंग एंड फाइंडिंग टू अचीव दीज 30 years is self realization, to see God face to face, to attain मोक्ष। this appears in। देखिए मोक्ष की बात हो रही है, ये लाइंस महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं पहली चीज तो। ठीक है, अब सोचिए महात्मा गांधी ने मोक्ष की बात की थी, अब वो किस उनकी रचना में ये लाइंस आती हैं। ठीक है, वो आपको बताना है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इंट्रोडक्शन टू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन टू कंथापुरा, या फिर नन ऑफ दीज। जी हाँ, बताइए कौन सी रचना में गांधी जी ने ये बातें कही हैं, आपको बताना है। जी हाँ, तो ये गांधी जी ने अपने इंट्रोडक्शन ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ इसमें कहा है। जो इनकी ये फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कहा हुआ है। ठीक है, इन्होंने इसमें ये भी कहा है कि मेरे जितने काम थे
मेरे जितने उद्देश्य थे, मैंने लाइफ में जो भी किया, ये सिर्फ इसी की तरफ अग्रसर थे। सिर्फ इनका काम यही था कि अपना आत्म साक्षात्कार करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, ये इन्होंने अपनी इस रचना में कहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द नेहरू सिस्टर आर। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है यहाँ पे। द सिस्टर्स नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, बताइए कौन उनकी सिस्टर का नाम? विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहा होगा, तुरंत आप उस पर टिक कर देंगे, कर दीजिएगा, वेरी गुड। लेकिन आगे भी पढ़ लें। कृष्णा ह्यूथी सिंह, ठीक है, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग? बताइए, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग, या पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सी जवाहर नेहरू की सिस्टर हैं? देखिए, इसमें अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। इसमें तो आपको ज्यादा कुछ, देखिए जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर्स, यहाँ पे देखिए सिस्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है। उनकी दो बहनें थी, जवाहरलाल नेहरू की दो बहनें थी। पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है उनकी सिस्टर का नाम है, और दूसरी कृष्णा ह्यूथी सिंह भी उनकी सिस्टर का ही नाम है, यानी कि दोनों उनकी सिस्टर हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में टिक तो नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये दोनों नहीं ऑप्शन होगा, बोथ आर करेक्ट, थर्ड वन इज राइट। ठीक है, अगर दोनों सही हैं तो आप थर्ड वन पे लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड सही है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों बहनें हैं उनकी, लेकिन ये ऑप्शन आपको तीसरे पे मिलता है कि बोथ आर करेक्ट। जी हाँ, नेक्स्ट देखिए, द राइटर विल मीट द लेडी एट द फॉयट्स ऑन। ठीक है, द राइटर विल मीट द लेडी, राइटर जो था वो लेडी से मिलना चाहता है फॉयट्स ऑन। बताइए किस समय? मंडे एट 12:30, ट्यूसडे एट 12:30, वेडनेसडे एट 12:30, या फिर थर्सडे एट 12:30? बताइए किस स्टोरी का पार्ट है, और ये कौन राइटर हैं जो एक लेडी से मिलना चाह रहे थे? जी हाँ, द राइटर विल मीट द लेडी एट फॉयट्स ऑन। फॉयट्स का नाम यहाँ पे आया, ये रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है डेट पे या लंच पे जाने की लेडी के साथ में। राइटर विल मीट द लेडी, देखिए राइटर यहाँ पे थोड़ा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको लेडी का एक लेटर मिलता है कि वो उससे रेस्टोरेंट में मिलना चाहती है, ठीक है, एक डिनर पे या दावत पे कह सकते हैं। डिनर तो नहीं होगा, 12:30 की बात हो रही है, तो नून की बात हो रही है। तो ये गरीब होता है, वो जब लेटर पाते हैं, उनको खुद ही इनवाइट कर लिया गया तो बहुत खुश होते हैं, और खुशी में तुरंत बोलते हैं आई विल मीट यू थर्सडे एट 12:30। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? फोर्थ वन, थर्सडे एट 12:30, गुरुवार को मैं 12:30 बजे मिलूंगा। ये हाथ से एक स्टोरी है जिसमें हंसी मजाक की बातें हुई हैं, और ये बहुत गरीब होते हैं राइटर, तो उनके बारे में ये सारी चीजें, उनके ऊपर ये पूरी स्टोरी बनी हुई है। और यहाँ पर जब लेडी का ये इनविटेशन आता है, बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत कहते हैं मैं गुरुवार को 12:30 बजे मिलूंगा। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया, ही विल मीट द लेडी एट फॉयट्स, एक रेस्टोरेंट का नाम है, ऑन थर्सडे एट 12:30। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेयरवेल पार्टी इज अ स्टोरी रिटन बाय अनीता देसाई। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम, अनीता देसाई के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है, और ये कहां से ली गई है ये आप लोगों को बताना है। चलिए, पहला है गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज, क्राई द पीकॉक, फायर ऑन द माउंटेन, या फिर फोर्थ है इन कस्टडी। चारों ऑप्शन है आपके पास में, फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए देखिए, द फेयरवेल पार्टी ये अनीता देसाई की गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज में आया हुआ है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये फेयरवेल पार्टी एक तबादले के कारण होती है, तबादला हो जाता है, एक मध्यम वर्गीय स्टोरी है, उसमें उनका तबादला हो जाता है, तो ये फेयरवेल पार्टी रखते हैं अपने घर पे, उसी पार्टी के बारे में है, समाज की चीजें दिखाई गई हैं इनकी, और ये अपीयर होता है गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी हाँ, बीच में जो छूट गए थे अभी वो 76 पे आया हुआ है।
He has been a poet laureate of the United Kingdom during December 28, 1984 to October 1998. The poet laureate before him was John Benjamin and after him was Andrew Motion. Who is he? तो यहां पर ये किसकी बात की जा रही है? जिनके पहले जॉन बेंजामिन इनकी जगह पे थे और इनके बाद में एंड्रयू मोशन इनकी जगह पे आए, जो पोएट ल्यूरिट अवार्ड है इनको यूनाइटेड किंगडम में मिला था। ये कौन है, किनकी बात की जा रही है? ठीक है, आपको ये बताना है। और ये 1984 से 1998 तक इस पोजीशन पे रहे। द पोएट ल्यूरिट एक पोजीशन कह सकते हैं दी जाती थी, एक अवार्ड है, एक पद है जो कितने दिन तक उस पे रहता है। द बेस्ट पोएट के तरह समझ सकते हैं, ये किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में हो सकता है। तो यहाँ पे पोएट की फील्ड में पोएट ल्यूरिट कहा जाता है उस पोजीशन को। तो ये किसके बारे में कहा गया है? जो दिसंबर 28 से 1984 से लेकर अक्टूबर 1998 तक इस पोजीशन पे कंटिन्यू रहे। तो ऐसे कौन है जो हैं? वो हैं टेड ह्यूज। टेड ह्यूज की बात हो रही यहां पे, ठीक है। टेड ह्यूज 1984 से 1998 तक पोएट ल्यूरिट की पोजीशन पे रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। इनके पहले जॉन बेंजामिन और इनके बाद में एंड्रयू मोशन उस पोजीशन पे आए, ठीक है। तो ये हमारी, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, लिटरेचर हिस्ट्री, उसमें अपीयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा बीच में बचा होगा। जी हाँ, 66 ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ग्रामर का एक ये क्वेश्चन बचा हुआ था बीच से। वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल डाउन। वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल डाउन, संभल के चलिए। वॉक केयरफुली तो सबको पता चल गया होगा, संभल कर चलिए। लेस्ट, अच्छा लेस्ट का यूज कहां पे होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट लेस्ट, लेस्ट का यूज होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का यूज कब होता है? कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं तुम गिर ना जाओ। लेस्ट ही शुड कम, कहीं वह आ ना जाए। तो लेस्ट का यूज कहां पे होता है? कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। तो देखिए कहीं ऐसा ना हो किस में अपीयर हुआ है? संभल कर चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ें। बिल्कुल सही आंसर है। सावधानी से चलिए लेकिन आप गिरे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उपरोक्त दोनों सही, उपरोक्त दोनों गलत। पहला वाला बिल्कुल सही है, संभल कर चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ें। ध्यान रखिएगा कि लेस्ट का यूज होता है कहीं ऐसा ना हो के सेंस में, ठीक है। जी हाँ, तो हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। 30 क्वेश्चन का ये वीडियो था। ये सारे जो 30 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, 15 क्वेश्चंस इसमें से मार्क करके रख लीजिए। इसी बेस पर पेपर आपका आएगा या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मार्क करके रख लीजिएगा और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में। अभी मैं आपको आगे 30 जीएस के भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू एवरीवन।